हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीयूईटी 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। इसमें अराउंड 14 क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं, जिसमें तो वही पैटर्न रहा है सेम। कुछ कुछ मुश्किल क्वेश्चंस स्पेसिफिक लिए थे, बाकी कुछ कुछ इजी क्वेश्चंस भी लिए हैं ताकि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो सके। सो आप सभी को नोट्स चाहिए हो तो जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिएगा, लिंक उसको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हम इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिए। तो आज के लेक्चर के मैंने बारे में बता दिया, 14-15 लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो फिजिकल केमिस्ट्री का रहेगा। फिजिकल केमिस्ट्री में लगभग इससे ज्यादा क्वेश्चन की कोशिश रहेगी कि 15 से 18 क्वेश्चन तो कम से कम करा दें, और कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन भी दिखे थे वो भी जरूर अटेम्प्ट करवाएंगे। तो बाकी अगर आपने नीट 2024 का डिस्कशन नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा हमारे चैनल पर। यहाँ पे आपको आई टाइप आता हुआ नजर आएगा, तो जरूर उसको भी जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का हमारा लेक्चर। सो हमारा क्वेश्चन आता है, एनिलीन अपॉन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या हमें देता है, किस चीज का मिक्सर। सो एनिलीन सबसे पहले होता है ये। इसकी जैसे हम रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड HNO2 के साथ, सॉरी H2SO4 के साथ, तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, तो इसमें NO2 प्लस होता है। तो अब ये कहाँ कहाँ लग सकता है, ये एनिलीन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर क्या करेगा, मतलब ये ऑर्थो पैरा पर एक्टिवेट कर देगा, तो या तो यहाँ पर लग सकता है, और दूसरा प्रोडक्ट जो है हमारा वो ये बन सकता है, दैट इज पैरा वाला। ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि एनिलीन के केस में यहाँ पे मेटा वाला भी बनता है, जो कि ऑप्शन हमें एज सच नहीं दिया हुआ मेटा के बारे में। अब सबसे पहले कुछ लोग सोचेंगे मेटा क्यों आता है, यहाँ पे ये कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, तो क्या ये H प्लस दे सकता है, यस ये H प्लस दे सकता है। तो H प्लस लेके एनिलीन जो है हमारा एनिलीनियम आयन बना लेता है। एनिलीनियम आयन होता है ये हमारे पास, जिसमें NH3 प्लस होता है। अब ये जब एनिलीनियम आयन बनता है तो ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो मेटा भी बनता है। तो इसकी परसेंटेज होती है ओवरऑल मेटा आई थिंक 47% के आसपास होता है, तो काफी हाई परसेंटेज होती है मेटा की इस केस में। तो यहाँ पे आंसर जो है हमारे पास ऑर्थो पैरा मेटा तीनों होने चाहिए थे हमारे पास आई गेस। पैरा वाला काफी, ऑर्थो वाला काफी कम बनता है, मेटा वाला काफी ज्यादा बनता है। बट स्टिल यहाँ पे इन्होंने कोई इसके बारे में जिक्र नहीं करा है, तो हमें यही आंसर मार्क करना पड़ेगा, ऑर्थो एंड पैरा एनिलीन। ऑर्थो खाली नहीं कर सकते, ब्लैक टेरिमास ये तो कुछ अलग ही है। देन ट्राई नाइट्रो एनिलीन भी नहीं मिलता। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी एनिलीनियम आयन वाली। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये एक केस स्टडी थी, इसके 4-5 क्वेश्चन एक साथ होंगे यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर को एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है, एक तो मतलब रिएजेंट तो होता है जरूरी, उसके साथ साथ एल्फा एच होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या एल्फा एच है, यहाँ पे हमें 3 एल्फा एच दिख रहे हैं, तो ये एल्डोल देगा। इसके बाद अल्फा एच नो, इसके पास तो अल्फा एच नहीं होंगे। इसके बाद यस यहाँ भी एसीटोन के पास होता है। देन बेंजल्डिहाइड में भी नहीं है। सो ए एंड सी ही हमें एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर केस स्टडी में जो लिखा होता है वो तो कोई आज तक पढ़ता नहीं, आज तक उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी पढ़ने की, पता नहीं क्यों लिखवाते हैं वो भी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये पूछ रहे हैं टॉलरेंस टेस्ट कौन देता है। तो टॉलरेंस टेस्ट आई होप आप सभी को पता होगा, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट होता है। हम इसमें एल्डिहाइड, ये हमारे एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं। तो देखते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड यस देगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड यस देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा, कीटोन नहीं देगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी सी, सॉरी ए बी। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। वही केस स्टडी है, यहाँ पे पता नहीं क्यों दी होगी उन्होंने लिखा है तो उसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ती। देन यहाँ पे आता है बोथ टॉलरेंस एंड फेलिंग रिएजेंट टेस्ट कौन देगा। तो टॉलरेंस कौन देते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। फेलिंग्स कौन देते हैं, तो ओनली एलिफेटिक। तो हमारे जो कॉमन मिला है इन दोनों में से, जो कॉमन लिया है वो एलिफेटिक आ रहा है। सो हमें देखना है कि कौन सी सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो यहाँ पे इसको देखेंगे बेंजल्डिहाइड, नहीं ये नहीं होगा। देन यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, CH3CHO, तो ये यस एलिफेटिक है। ये क्या है, कीटोन है, नहीं होगा। ये भी क्या है, कीटोन है। कौन क्या नाम है इसका, एसिटोफिनोन, ये एसिटोन है तो ये एसिटोफिनोन है, ये भी नहीं होगा। सो अगेन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या बताना था, एलिफेटिक एल्डिहाइड बताना था, जो कि एक ही दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा। तो आयोडोफॉर्म का थोड़ा बहुत रहता है। जनरली लोग सोचते हैं कि भाई कीटोन जो है वो ये है, जिसमें यहाँ पे CH3 एक है और एक तरफ R है, ये वाले कीटोन्स देते हैं। बट ऐसा नहीं है, अल्कोहल्स भी दे देते हैं जिनके पास ऐसा होता है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं ये OH, यहाँ पे एक R और यहाँ पे ये है CH3। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, हमारे पास हम I2 लेते हैं, साथ में NaOH। तो जब भी हमारे पास कोई भी अल्कोहल हो, आयोडीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो सबसे पहले आयोडीन इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है, इसकी टोन में ही करेगा, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन विच, कि अगर मेरे पास ये है दैट इज सेकंड वाला, तो इसको करेगा आपका एसिटल्डिहाइड में, दैट इज CH3CHO में। ये जो मैंने बनाया है इन जनरल, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लगा दूं तो यही मेरा एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, बट यहाँ पे मैंने फिलहाल आर लिखा है तो ये इसमें होगा, तो यहाँ पे इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। कौन? आयोडीन कर देगा, क्योंकि आयोडीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो हमारे पास सीधा सा जो हमने एल्डोल में पढ़ा है, OH माइनस जाता है, यहाँ से बेस H प्लस ले जाता है, पूरी हमारी एल्डोल वाली हिसाब किताब होता है। तो यहाँ पे पहले ही इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हमें क्या देखना है, या तो कोई कीटोन ऐसा हो जिसके एक साइड CH3 हो, या फिर कोई भी अल्कोहल ऐसा हो जिसके एक साइड CH3 हो, तो वो भी चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि एट द एंड उसे ऑक्सीडाइज होना है। और हमें आप सभी को ये भी पता होगा, ये CH3COH ये भी हमारा देता है एल्डोल बिकॉज ऑफ दिस CH3 ग्रुप। तो हमारे पास अगर इसका अल्कोहल होगा जिसको हम इथेनॉल के नाम से जानते हैं, तो वो भी हमारा एल्डोल देगा, क्योंकि ये हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा उसी कंपाउंड में, दैट इज एसिडल्डिहाइड में। तो देखते हैं आप कौन कौन। तो सबसे पहले CH3OH, तो इसका मैं स्ट्रक्चर बना के देख लेता हूँ। CH3OH, क्या मेरे पास जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड वाला कार्बन है उसके बराबर में कोई कार्बन भी CH3 नहीं, उसके बराबर में तो कोई भी कार्बन नहीं है, बल्कि तीनों के तीनों हाइड्रोजन है, तो ये हमारा नहीं देगा। देन ये आता है CH3 से, जो यस बिल्कुल देगा। इथेनॉल हमारा देता है, और क्यों के देता है? क्योंकि हमने देख लिया यहाँ पे इथेनॉल है, इसके पास ये 3 अल्फा H है, और हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिडल्डिहाइड में, तो ये आगे एडफॉर्म देगा। देन ये हमारे पास ये बिल्कुल देगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये किस में कन्वर्ट होगा? पहले पहले एसीटोन में होगा, फिर दे देगा एल्डो, ठीक है। देन ये देख लेते हैं CH2 CH2OH। तो यहाँ पे क्या एक साइड है, यहाँ पे सर हमारे पास है CH2, तो CH3 चाहिए होता, CH2 नहीं चाहिए होता। तो कौन कौन दे रहा है? ये दे रहा है और ये दे रहा है, सो बी एंड सी दे रहे हैं, ए एंड डी नहीं दे रहा है। तो करेक्ट हमें बताना है कौन कौन देगा, तो बी एंड सी इज गोइंग टू बी माई आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सो एक क्वेश्चन छूट रहा था, वही मैं देख रहा था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वेन CH3CH, वेन CH3CHO एंड HCHO, अच्छा, आर ट्रीटेड विद, क्रिएटेड लिख रखा है, ट्रीटेड होगा, आर ट्रीटेड विद NaOH, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज फाउंड टू बी दिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है? द नंबर ऑफ टाइम्स एल्डोल कंडेंसेशन एंड नंबर ऑफ टाइम्स कैनी-ज़ेरो रिएक्शन अकर टू प्रोड्यूस दिस, दैट इज यही प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हमें पहचानना होगा इसमें एल्डोल होगी, होगी तो कौन से टाइप की होगी। क्या इसके पास अल्फा एच है? हाँ सर, इसके पास 3 अल्फा एच है। इसके पास अल्फा एच है? नो, इसके पास 0 अल्फा एच है। तो क्या आप सभी को पता है, अगर सिंपल एल्डोल होती है मतलब उसमें एक ही मॉलिक्यूल होता है, वो अपने आप से ही एल्डोल कर देता है। एक होती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें, और क्रॉस एल्डोल दो तरीके की होती है, क्रॉस एल्डोल दो तरीके की होती है, एक जिसमें बोथ के पास अल्फा एच हो, और एक होती है जिसमें ओनली वन है अल्फा एच, ओनली वन, ओनली वन रिएक्टेंट के लिए। जब हमारे पास दोनों के पास अल्फा एच होते हैं तो क्या होता है? तो जब हमारे पास दोनों के पास अल्फा एच होते हैं तो हमारे पास, आपने देखा होगा, 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसमें आई गेस 2 ही प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता था, जो 2 प्रोडक्ट वाली थी, इसमें सबसे पहले हमें ऑल अल्फा एच को रिमूव करना होता था, ऑल अल्फा एच पे रिमूव करना होता था, वही हमारे पास कंपाउंड लगाना होता था, ऑल अल्फा एच रिमूव, एंड देन फाइनली कैनी-ज़ेरो रिएक्शन करनी होती है। कैनी-ज़ेरो क्या होती है सर? मोर रिएक्टिव ऑक्सीडाइज, लेस रिएक्टिव रिड्यूस, ये करना होता है। तो नेक्स्ट पेज पे इसको करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है ये CH3COH प्लस HCOH, तो मुझे एल्डोल करानी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है सर? फर्स्ट स्टेप में बेस रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा? जिसके पास अल्फा एच होगा। किसके पास अल्फा एच है? इस वाले के पास हमें अल्फा एच दिख रहा है, दैट इज एसिडल्डिहाइड के पास। तो सबसे पहले इसका ये अल्फा एच ले जाएगा, और हमारा यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्ब अनायन बन जाएगा। अब ये कार्ब अनायन इस पे अटैक करेगा, देन फर्दर ये हमारे पास बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, और पानी डाल के हम यहाँ एच लगा देंगे। यहाँ पे एच लगा, यहाँ पे ये CH2 आ गया, अब यहाँ पे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, देन ये मेरा आ गया COOH, ठीक है। ये मेरा वो फर्स्ट स्टेप। अब क्या होगा, कितने अल्फा एच हैं इसके बाद? 2 और अल्फा एच हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक HCHO आएगा, अगेन यहाँ से ये अल्फा एच जाएगा, इसका कार्बन आयन बनेगा, ये अटैक करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में एक और बार ये होगा कि यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, इसका कार्बन आयन बनेगा, अगेन अटैक होगा। तो अल्टीमेटली जो होगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ जितने भी एच है उन सबको हटके ये ग्रुप लग जाएगा। तो मैं अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आपका, हाँ, ये कार्बन है, इससे रेफरेंस लिया COH, ये एच, ठीक है। देन अगेन CHOH, OH, H यहाँ भी लगाया, तो 3 लग गए।
एंड देन फाइनली मेरे पास जो होगा वो ये होगा COO। सो आई होप आपको ये कंपाउंड कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा होगा, इसको मैं अलग से थोड़ा कर दूं। तो यहाँ पे क्या है, एग्जैक्टली सिमिलर यही कंपाउंड है, आप देख पाएंगे। ये कार्बन है मेरे पास, इस पे क्या लगा है CH2OH, इधर भी CH2OH, इधर भी CH2OH, तो हर जगह क्या है ये सारे के सारे CH2OH है। बट लास्ट में अभी मेरे पास एक CH2OH नहीं है, वाई? बिकॉज नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। सो अब मेरे पास जो बच रहा है मैं उसको डायरेक्टली बनाने जा रहा हूँ। सो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड अब मैं डायरेक्टली बना देता हूँ। सो CH2OH है मेरे, सॉरी तीन वाला बना हूँ। सो CH2OH, वन मोर CH2OH, एक और CH2OH, एंड यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाता है C डबल बॉन्ड OH। ठीक है। देन साथ में क्या बच रहा है, ये बच रहा है, दैट इज एसिटाल्डिहाइड। अब क्या होगा, कैनिज़ेरो की, कैनिज़ेरो में क्या होता है, मोर रिएक्टिव विल गेट ऑक्सीडाइज एंड लेस रिएक्टिव विल बी रिड्यूस। कौन सा मोर रिएक्टिव है, ये वाला। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। तो किसमें ऑक्सीडाइज हो गई, SCO नेगेटिव, दैट इज SCOH कह लीजिए। अभी आप एसिड ही डायरेक्ट बना लेता हूँ, वैसे तो सॉल्ट में होता है। तो ये रिड्यूस किसमें होगा, ये क्या दिख रहा है, ये हमारा दिख रहा है एल्डिहाइडिक ग्रुप। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। तो यहाँ पे CH2OH, ये तो ऐसे ही रहेंगे अल्कोहल को, अब आप किसमें रिड्यूस करेंगे, और तो किसी छोटे उसमें होता नहीं। और अगर बाकी एल्केन वेल्केन वगैरह है तो उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है, कैनिज़ेरो में ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हुई है, कैनिज़ेरो रिएक्शन हुई है। इसी क्वेश्चन की वजह से मैंने पूरी केस स्टडी ली थी कि ये काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा था, इसमें काफी सारी चीजें समझाने वाली थी। कैनिज़ेरो रिएक्शन ये, अच्छा अब कितनी बार एल्डोल हुई है, सर एक बार यहाँ हुई, दूसरी बार जब दूसरा अल्फा एच गया होगा, फिर तीसरी बार जब तीसरा अल्फा एच गया होगा, तो तीन बार एल्डोल हुई और एक बार कैनिडेट हुआ। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अगेन आई रिपीट, जितने अल्फा एच उतनी बार एल्डोल, एट द एंड क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वाई? बिकॉज कैनिज़ेरो में यही होता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो जैसे कि क्रॉस एल्डोल किस टाइप वाली थी, जिसमें एक ही रिएक्टेंट के पास अल्फा एच हो। इसमें तो कौन सा, एसिडल्डिहाइड के पास अल्फा एच थे। पहले हमने तीन बार एल्डोल कराए, क्योंकि जब तक अल्फा एच हटेंगे नहीं तब तक हमारी होती रहती है। अगर यहाँ पे मान लीजिए एसीटोन होता तो यहाँ 6 बार एल्डोल होती। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, जितने अल्फा एच उतनी बार एल्डोल। एंड द लास्ट स्टेप इज कैनिज़ेरो। तो कैनिज़ेरो जनरली एक ही बार ही हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 3 and 1। तो 3, 1, तीन बार एल्डोल बिकॉज ऑफ 3 अल्फा एच, 1 बार लास्ट टाइम कैनिज़ेरो। आंसर इज ऑप्शन 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ये मैंने स्पेसिफिकली यही क्वेश्चन लिया था क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी कुछ सीखने वाली चीज थी और काफी अच्छा क्वेश्चन लगा, और CUT के पैटर्न से तो काफी अच्छा लगा। नेक्स्ट अगेन सीधा सा हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। C2H5OH, अच्छा इथेनॉल है, उसमें हमने डाला है, कुछ डाला है X, क्या मिला है, इथाइल क्लोराइड, फिर डाला है CN। अच्छा तो यहाँ CN लग गया, तो ये तो हमें सभी को पता होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन है। यहाँ पे क्या डालेंगे, वाई या तो हमारा KCN हो सकता है या NaCN हो सकता है, वाई या तो KCN होगा या NaCN होगा। क्या AgCN हो सकता है, नो सर AgCN नहीं होगा क्योंकि वो कोवेलेंट होता है। और यहाँ पे जो अगर AgCN लेते तो वो हमारा बनता NC, अगर हम AgCN लेते। तो AgCN देखते हैं क्या ऑप्शन में दे रखा है, सर यहाँ AgCN हटा दिए, तो ये दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एल्कोहल है, एल्कोहल से क्या बनाना है, हमें बनाना है क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। सो अल्कोहल से बनाने के लिए बहुत सारे तरीके थे कि आप PCl3 डाल दीजिए, SOCl2 डाल दीजिए, PCl5 डाल दीजिए, और भी बहुत सारे तरीके। ल्यूकास टेस्ट था हमारे पास, ल्यूकास रिएजेंट डाल दीजिए। तो यहाँ पे कौन है, Cl2 नहीं, Cl2 तो हमने नहीं देखा, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था जिसमें हमें खाली क्लोरीन डाल दें और हमारा हेलो एल्केन मिल जाए। ये एल्केन्स में हो सकता था खाली, कि एल्केन्स में जब Cl2H डालते थे तब हो सकता था सनलाइट की प्रेजेंस में, बट यहाँ नहीं हो, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि SOCl2 डालेंगे हेलो एल्केन बन जाएगा, देन हमारे पास CN बन जाए। नेक्स्ट IUPAC ने ईथर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको करते हैं। सबसे पहले हमें वो करनी है नंबरिंग, तो करते हैं नंबरिंग। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ हमने नंबरिंग कर दी। सर मैंने यहाँ से क्यों शुरू करी है, बिकॉज यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये जो ग्रुप लगा है मेरे पास ईथर का, इसको छोटा नंबर मिलेगा, बाकी आप उस साइड से करेंगे तो लंबा नंबर मिलेगा। तो 3 पर मेरे पास क्या है सर, OC2H5 है, तो ये है मेरे पास OCH2CH3 है मेरे पास, किस पे, 2 पे। तो क्या कहूंगा मैं, ये दो कार्बन के लिए भी यूज एथ, एंड जब ईथर ग्रुप हो तो इथॉक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा। 3 पर क्या है मेरे पास, इथॉक्सी। टोटल कितने कार्बन है सर, 7 कार्बन, 7 कार्बन के लिए कौन सा हमारे पास, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सर अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कहते हैं सर, पता नहीं, एल्केन कहते हैं, भूल रहा हूँ है। सो 3 इथॉक्सी हेप्टेन हमारे पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट चेन है ना एल्केन की, तो एल्केन के लिए एन यूज करते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में मैं खुद कंफ्यूज हो गया थोड़ा भी, बाकी वैसे आता है, ऐसी बात नहीं है।
तो 3 एथॉक्सी हेप्टेन हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। और कोई ये ना कहते कि इसको मेन चेन मान ले कोई, ये हमारी मेन चेन होगी, इसको लगा दो जैसे इसमें लिख रखा है 1 पे हेप्टॉक्सी इथेन हमारा आंसर होगा। तो ऐसी बिल्कुल भी गड़बड़ ना करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है ईथर की, विच कैन नॉट रिएक्ट विद एच आई, या फिर एच आई की रिएक्शन विद ईथर। तो इसमें क्या होता है हमारे पास जनरली जो होता है ईथर की रिएक्शन जब भी हमारे पास कंपाउंड से कराते हैं, इस वाले जिसमें एक साइड बेंजाइल तो एक तरफ आ रहा हो, तो यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे ये बॉन्ड रेजोनेंस कर रही है। तो एच आई में क्या होता है सर, एच प्लस और आई माइनस होता है। तो एच प्लस हमारे पास अटैक करता है एक जगह और एक तरफ करना होता है एच आई। तो यहाँ पे जो भी बॉन्ड तोड़नी होती है, सपोज आई हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा मैं कुछ इस तरीके से कि हाइड्रोज ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। तो मैं नेगेटिव पे लगा दूंगा पॉजिटिव, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। अगर मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना होगा और अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ सकता हूँ तो ये यहाँ पे रेजोनेंस में, ठीक है जी रेजोनेंस में है, तो मतलब यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो ये बॉन्ड नहीं तोड़ूंगा मैं, ये वाली बॉन्ड। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है क्या, इसकी एचआई से मैं अगर रिएक्शन कराऊं तो क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं टूटेगी तो ये वाली टूट जाएगी, ठीक है ये टूट जाएगी। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक तो मुझे मिल जाएगा फिनॉल, और दूसरा मेरे पास C2H5I मुझे मिल जाएगा। जब इसकी रिएक्शन होगी तो सिंपल वही फिनॉल बनेगा और CH3I बनेगा। जब इसकी रिएक्शन होगी यहाँ भी फिनॉल बनेगा और यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा। बट जब इसकी रिएक्शन होगी तब हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर दोनों साइड रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। तो या तो ये ना, तो ये बॉन्ड तोड़ सकते हैं ना, तो ये। तो अगर लोन पेयर इन्वॉल्व है रेजोनेंस में तो होता क्या है, तो रेजोनेंस से वी ऑल नो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर जो है एक से ज्यादा हो जाता है। तो 1.5 कुछ भी हो सकता है, वो 1 से ज्यादा होगा। और इन सबका वन ऑर्डर जो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर यहाँ वाली बॉन्ड्स का 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं है। हाँ इस वाली का यहाँ पे भी सेम केस हो रहा है, जो यहाँ ये वाली बॉन्ड हम नहीं तोड़ रहे, बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर एक से ज्यादा हो जाएगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, और वहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, जो नहीं दे सकता, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, यहाँ पे सिंपल सी हमारे पास मैचिंग है। सबसे पहले बताना क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होती है। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होती है आप बताएंगे। क्लेमेंसन रिडक्शन ये होती है, ये तो जिंक अमलगम, वो जिंक वाली होती है, बट कोई नहीं, सोडियम अमलगम है। तो अगर कोई इसी में कंफ्यूज हो तो इसको रहने देते। उठाते हैं कोल बेस। तो कोल बेस तो हम सभी को पता ही होती है, तो बी का 4 अच्छा, तो ये दोनों गए, ठीक है। अब एक और ऑप्शन सी देख लेते हैं। चलिए इटार्ट तो सभी को पता है, सी का 1, तो सी का 1 ये हमारा आंसर आ गया। तो आप और चेक कर लेते हैं, डी क्या है, वॉल फिशनर तो हमें पता है, ये होती है जिसमें हम ये इथाइलिन वो यूज करते हैं NH2 देन हमारे पास H3O पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। वैसे तो मैं जितना मुझे ध्यान आ रहा है यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग है, क्योंकि यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल और बेसिक मीडियम लेते थे हम यहाँ पे इनमें कुछ प्रॉब्लम है, H3O पॉजिटिव नहीं होता, ये बेसिक मीडियम होता है। तो ये वैसे CUET वालों की वेबसाइट से पेपर लिया है, तो उन्होंने गलत कर रखा है। तो डी का वैसे तो 2 होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर कहें तो 2 होगा, एन इसका होगा। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बाकी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मैच करेगा। Next. अब हमें बताना है ए एंड बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास कंपाउंड है, यहाँ पे ये मेरे पास साइड कीटोन ग्रुप है, और इस साइड मेरे पास एस्टर है, हाँ जी एस्टर है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो क्या हुआ है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया है एल्कोहल में। अच्छा, तो मतलब रिड्यूस हुआ है, कुछ कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अच्छा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया है। अच्छा, तो यहाँ डबल बॉन्ड लग गया, तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन रिड्यूसिंग वाला नहीं। यहाँ देखेंगे टोटोमेरिज्म रेजोनेंस है, तो अच्छा आप सभी को याद होगा टोटोमेरिज्म क्या होती है। यहाँ से ये H यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं टॉटोमराइजेशन। तो ये टॉटोमराइज फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए भी और कर रहा है क्योंकि ये एक और बात, यहाँ से रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो यहाँ पे एक रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी है, यहाँ से भी रेजोनेंस इसे मिल रही है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा रेजोनेंस स्टेबिलिटी है इस टॉटोमराइज स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा टॉटोमराइजेशन हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है हमारे पास, ये एसिटिक एसिड है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, प्लस आ गया, इस पे माइनस आ गया। तो व्हाट हैपन इन दिस केस, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई, तो यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया प्लस, क्योंकि यहाँ 3 बॉन्ड बन गए। तो ये क्या हो रही है, तो सिंपली रेजोनेंस हो रही है। तो रेजोनेंस रेजोनेंस इन दोनों को काट देंगे। और सेकंड वाला क्या है हमारे पास, टॉटोमेरिज्म नहीं, मेटामेरिज्म नहीं है। मेटामेरिज्म क्या होता है, मेटामेरिज्म अगर मैं दिखाऊं, C2H5O CH3, तो एक साइड उसके कुछ और ग्रुप है यहाँ पे, यस बोल C2H5, एक स्ट्रक्चर ये टॉटोमराइज और एक स्ट्रक्चर हो जाएगा ये, जिसमें मैं लिख देता हूँ C3H7। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट पहले इसके लेफ्ट राइट में कुछ है, अब इसके लेफ्ट राइट में कुछ है ऑक्सीजन के। तो ये होता है हमारा टॉटोमराइजेशन, जो कि इस केस में नहीं हो रहा है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा, नहीं मेटामेरिज्म होता है, सॉरी टॉटोमराइजेशन का है नहीं, ये होता है मेटामेरिज्म, लिख देता हूँ।
देते हैं मेटामर्स। ठीक है, तो टोटोमराइजेशन हमारा हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 का होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आ रही है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर द रिएक्शन। वैसे जनरली ये रिएक्शन थोड़ी सी इग्नोर्ड होती है, कंपटीशन में ही जनरली बताते हैं, नीट वगैरह और जेई में बताते हैं। सीयूटी में इतनी उम्मीद नहीं रहती ना बोर्ड्स में। ये हमारी शायद बोरोडीन हंसडी का रिएक्शन होती है, इसमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, उसकी ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिल जाएगा ब्रोमो बेंजीन। और ये एक फ्रीडल क्राफ्ट फ्रीडल वो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, इसमें मैं कंफ्यूज रह रहा हूँ। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, आंसर हमारे पास हो जाएगा ब्रोमीन वाला। तो ये हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन हमारा आंसर। अरेंज द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अटैकिंग स्ट्रेंथ। सो काफी अच्छा ये हमारा क्वेश्चन है इसका। ये हमारे पास ऐसे तो हेलो एल्केन में आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, जनरली कंपटीशन के लिए पढ़ा जाता है, तो सीयूटी कंपटीशन ही है, मतलब उसको सब लोग कहते हैं ना कि बोर्ड टाइप है। तो सबसे पहले अब हमें बताना है कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लेविंग, तो कौन अपने -4 से जल्दी अटैक करेगा। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है, आप देखेंगे कि ये सीओ माइनस है, ये सीओओ माइनस है, और यहाँ पे पूरी बेंजीन रिंग। तो यहाँ क्या हो रही है, रेजोनेंस, यहाँ भी रेजोनेंस, यहाँ भी रेजोनेंस, और बेंजीन रिंग से भी रेजोनेंस। तो इसका जो -4 है जो अटैक करेगा, ये जो -4 आप सभी को दिख रहा है, ये जो अटैक करेगा, ये काफी ज्यादा बिजी है। कहाँ पर बिजी है, रेजोनेंस में। किस किस के साथ, दोनों के साथ, बेंजीन रिंग के साथ भी बिजी है ये, और ये हमारे पास सीओ ग्रुप के साथ भी बिजी है। तो काफी बड़ा आदमी है, मतलब बिजी लोग हैं। तो ये हमारे पास अटैक करेगा नहीं भाई, नहीं करेगा, क्योंकि भाई मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, मुझे न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करना है, मेरे पास काफी काम है अभी रेजोनेंस जैसे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, ये देखेंगे तो ये क्या है, खाली यहाँ पे सीओ माइनस है। तो यहाँ पे ये भी रेजोनेंस में है, तो ये भी बिजी लोग हैं, मतलब ये भी बिजी है भाई। कहाँ पे बिजी है, रेजोनेंस पे सेम बिजी है, ये ज्यादा बिजी है पर, क्योंकि ये दो दो जगह कर रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे देखेंगे एस नेगेटिव और ओ नेगेटिव, ये बेचारे एलिफेटिक हैं, ये कहेंगे नहीं भाई हम खाली हैं, ले लो भाई हमारा नेगेटिव चार्ज ले लो, हम अटैक कर देंगे, बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अब ओ नेगेटिव और एस नेगेटिव में कौन देगा, तो ओ नेगेटिव कहेगा भाई मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ। बिल्कुल सही बात। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मैं -4 को अपने ऊपर आराम से रख सकता हूँ। -4 मेरे ऊपर स्टेबल है, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सल्फर के कहा मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मैं जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ। इससे क्या होगा कि मेरे पास -4 कंपैरेटिवली लेस स्टेबल रहेगा, तो -4 पे लेस स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन सारी बातों का हम एक विस्तार से वो निकालते हैं, एक समरी निकालते हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज पे स्टेबल है। अच्छा ओ सॉरी, इन दोनों। सबसे पहले बिजी लोग, बिजी लोग कौन है, सबसे ज्यादा बिजी लोग हैं हमारे पास ए वाले। उसके बाद कौन है बिजी, बी है। उसके बाद कौन है जो हमारे पास बिजी नहीं, अब उसके बाद खेल आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो सल्फर कह रहा है कि भाई मैं तो आराम से दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है, तो नेगेटिव चार्ज उस पर लेस स्टेबल होता है। और ऑक्सीजन कहता है भाई मैं संभाल लूंगा, तुम सल्फर तुम पहले दे दो, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये आ गया डी। तो सी डी बी ए हमारे पास आंसर आना चाहिए, सी डी बी ए हमारे पास आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। हाँ ये हो रहा है। दूसरा तरीका जो है अब इसका वो ये है, जो अच्छा एसिड होगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, बस इतना कर लीजिए। अब देखिए ए पार्ट में, देखिए ए पार्ट में क्या अच्छा है, यस सबसे बेस्ट एसिड है। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ आपको याद होगी तो बेंजोइक एसिड इज में बेंजोइक एसिड सबसे अच्छा एसिड है, ये बात तो आई होप आप सभी को पता होगी। तो बेंजोइक एसिड इन सब में सबसे अच्छा एसिड है, तो इसका मतलब इसका न्यूक्लियोफाइल सबसे वीक होगा, एकदम वीक। देन बी वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो उसका भी हमारे पास जो है वो कंपैरेटिवली वीक होगा, बट बेंजोइक एसिड का ज्यादा होगा। देन थायोल्स एंड अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक होते हैं, सर एसिडिक होते हैं हमारे अल्कोहल, तो एसिडिक अल्कोहल ज्यादा, तो उसका थोड़ा कम न्यूक्लियोफाइल होगा। और इसका जो है ज्यादा हमारे पास क्योंकि ये जो सी वाला है ये क्या है, लीस्ट एसिडिक, तो लीस्ट एसिडिक है, तो इसका जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रांग हुआ, दैट्स वाई हमारा ये स्ट्रांग है। तो दो तरीके हैं, या तो एक एसिडिक स्ट्रेंथ, या तो इस तरीके से आप डालिए, ये हमारा बेसिक फंडामेंटल तरीका है, ये है हमारे पास फंडामेंटल तरीका। इस तरीके से आप -4 को देखेंगे कौन अटैक करेगा कौन नहीं। और ये हमारे पास आप समझ लीजिए ऐसी शॉर्टकट टाइप समझ लीजिए, बट शॉर्टकट नहीं काम कर जाता है, जनरली काम करता है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी का। नेक्स्ट हमारे पास आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा तो कौन कौन है हमारे पास, सबसे पहले देखते हैं, ये है मेरे पास एल्डिहाइड, एल्कोहल, ये है ईथर, ये है सिंपल एल्केन, ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा तो बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर वेट पर। आप यहाँ पे देखेंगे ऑलमोस्ट सभी का मॉलिक्यूलर वेट कंपैरेटिव ही होगा,
क्योंकि वरना फिर कोई बात नहीं रहती कि अगर कोई हाई मॉलिक्यूलर वेट दें। आप चेक कर लीजिए, ऑलमोस्ट पांच पांच एटम होंगे, चार कार्बन और एक ऑक्सीजन। यहाँ पे भी देखेंगे चार कार्बन एक ऑक्सीजन, चार कार्बन एक ऑक्सीजन, ऐसे ही यहाँ पे चलेगा, यहाँ पांच कार्बन। तो यहाँ पे सिंपली ऑलमोस्ट सबका कंपेरेटिव है। तो यहाँ पे किसकी बात आएगी, यहाँ पे आएगी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का कंसेप्ट, कि किसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किसमें ज्यादा है और किसमें कम है। अच्छा, तो क्या वो वंडरवॉल फोर्सेस कह सकते हैं? वंडरवॉल फोर्सेस हम कह सकते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट कंपेरेटिवली है तो वो सेम हो। तो यहाँ पे अलग अलग फोर्सेस आएंगे, जैसे कि ई पार्ट को देखेंगे। यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि यहाँ पे जो है एक तो ये CO, ये है। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास यहाँ से होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसका हमारे पास बहुत खतरनाक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। तो अमंग द मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ये इंटरेक्शन होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, साथ साथ स्ट्रॉन्ग हटा के मैं लिख देता हूँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, डाइपोल डाइपोल। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इसका जो है, सबसे ज्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसी में होंगे, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसी का होगा। तो ऑप्शन आएगा ए, और बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर भी यही से आ गया। बाकी सबको देखते हैं। देन उसके बाद किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हमारे अल्कोहल में होती है। तो सबसे ज्यादा ई है, तो हमारे पास फिर आ जाएगा सी, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और बाकी किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती किस में, जब हमारे पास हाइड्रोजन किससे अटैच हो, फोन से, FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अटैच हो, तभी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये बात ध्यान रखनी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बिल्कुल ऑक्सीजन से अटैच है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो सेकंड, ओ सॉरी, सी लिखते हैं मैंने, यहाँ पे बी है। तो बी हमारे पास आएगा सेकंड नंबर पर। देन इससे कम देखते हैं फोर्स, या अब हमारे पास यहाँ पे देखेंगे एल्केन है। ये तो बेचारा गरीब सा है, इसके पास तो कोई भी नहीं है, सिंपल सा वंडर वॉल फोर्सेज होगी, ना ऑक्सीजन है ना कुछ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम ही है सभी की, तो क्या ही फोर्सेज होंगे, ना डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगी बस। तो वीक वंडर वॉल फोर्स होंगे। तो डी सबसे पीछे ही है, हाँ वैसे सब इन्होंने भी लगा रखा है, एल्केन को कोई इज्जत नहीं थी, सबसे पीछे सभी में लगा रखा है। तो ई बी आ गए। अब यहाँ पे कौन कौन बच रहा है हमारे पास, एल्डिहाइड और ये। अब एल्डिहाइड और ईथर में से कौन सी बॉन्ड ज्यादा पोलर होगी, कार्बन ऑक्सीजन। तो एल्डिहाइड है हमारे पास ये, ईथर है हमारे पास, ईथर ईथर, हाँ ईथर है हमारे पास ये। तो यहाँ पे जो है ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज वेरी हाईली पोलर। तो ये बहुत ज्यादा पोलर होती है, क्योंकि दो बॉन्ड बने हुए हैं, और ऑक्सीजन बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लेता है। यहाँ पे हाई वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है एज पर दी ईथर। तो ईथर मेरे पास आएगा इसके एल्केन के जस्ट बाद, तो यहाँ पे ईथर आएगा सी में। देन मेरे पास आ जाएगा ए। तो क्या ये एक बार हमारे ऑप्शन से मैच करा है, तो EBACD बिल्कुल हमारा एग्जैक्टली करेक्ट आंसर आया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, बॉइलिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट। लास्ट लेक्चर में भी हमने बॉइलिंग पॉइंट पर क्वेश्चन देखा था, जो हमारा सिंपल एल्कोहल में था, बट ये थोड़ा सा वेराइटी ऑफ यहाँ पे ग्रुप्स दे रखे थे, उस पर हमारा ये क्वेश्चन था। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, तो दैट्स इट फॉर टुडे। अराउंड उतने ही क्वेश्चन हमने जितने लास्ट लेक्चर में करे थे उतने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का आने की कोशिश रहेगी कि फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करा लें। तो आई होप आपको लेक्चर में मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।